गर्दन सीध में, आंखें बंद। गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सके। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए पुनः सभी को प्रणाम। सभी लोग अपना ओपन करेंगे पीडीएफ। कल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सरोज जी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अब आप लोगों की 3 दिन क्लास है, आज, कल और परसों। ठीक है, only 3 days are left to complete this class. सरोज जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है मैम। चलो फिर हेमंत जी फिर आप ही पढ़िए। ऐसा लगा सरोज जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्या क्लियर नहीं हो रहा? जी मैम। पेज नंबर 32। उच्छ्वास। जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों के बाहर वातावरण में निकलती है, तब उस अवस्था उच्छ्वास को कहते हैं। उच्छ्वास में आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों के सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इसके फलस्वरूप प्लूरल गुहा का आयतन घट जाता है एवं फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से जिस पथ से प्रवेश करती है बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है। आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों को उच्छ्वास भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उच्छ्वास संपन्न होता है। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन हिंदी। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। गैसों का परिवहन। गैसों अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के सहायता से होती है। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हिंदी। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल
वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संयुक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। इस प्रक्रिया में आयोजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। CO2 परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जो निम्नलिखित है। ए, प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। बी बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। यार उधर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। सी, कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह के सहयोग पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन इन हिंदी, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन के कोशिकीय श्वसन में निम्नलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। रक्त परिसंचरण के परिमाण स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थों ऑक्सीकरण। कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन उपस्थित में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ए, अनाक्षी श्वसन, बी, ऑक्सी श्वसन। ए, अनाक्षी श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन के लाता है इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस होते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रकार के संपन्न होने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो पाता है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक
ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। C6H12O6 -2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 210 kJ C6H12O6 -2C3H603 प्लस 150 kJ। अक्षी श्वसन प्राय जीवी में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में फलों में अल्प समय के लिए होता है। अक्षी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। द्विअक्षी श्वसन। कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पाइरुविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अन्य में CO2 एवं जल के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होते हैं जो ATP अणुओं में संचित हो जाती हैं। इस प्रकार ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को उपलब्ध होता है। C6H12 प्लस 6CO2 प्लस 6H20 प्लस 2830 kJ 2830 kJ। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की प्रक्रिया सामान्य दो पदों से संपन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया अक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन तथा अक्षी श्वसन में एक जैसी ही होते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में ATP के 4 अणु बनते हैं जबकि ATP के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में ATP के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आते हैं। इस प्रक्रिया की खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रियाएं यूकेरियोटिक जीवों में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पाइरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस चरण में होने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं। परिसंचरण तंत्र, हृदय एवं इसके कार्य, प्रतिहारी परिसंचरण। एक मिनट रुकेंगे यहाँ से, ठीक। इसके ऊपर देखिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उसको कुछ उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। श्वसन तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है? श्वसन तंत्र हमारा नोज से, नोस्ट्रल से शुरू होता है और डायफ्राम तक श्वसन तंत्र का स्थान है। नोज से, नासिका से शुरू होता है और डायफ्राम, जहां से पाचन तंत्र शुरू हो रहा है, डायफ्राम क्या है? एक वो लाइन है जिसके नीचे पाचन तंत्र शुरू होता है और उसके ऊपर श्वसन तंत्र खत्म होता है। ठीक है। डायफ्राम is that line from where upper side respiratory system and below side
डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें देखेंगे और क्या क्या चीजें। एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। हमने बोला जो श्वसन तंत्र है वो कहाँ से शुरू होता है, नासिका से, नोज से शुरू होता है, ठीक है, नाक से। कहाँ लास्ट होता है, एंड कहाँ है, डायफ्राम में। डायफ्राम एक वो लाइन है जिसके नीचे से पाचन तंत्र शुरू होता है और जिसके ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र खत्म होता है। तो नोज से शुरू हुआ है और डायफ्राम तक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं। नोज हो गया, फिर हमारा फेरिंग्स हो गया। नोज के पीछे लास्ट वाला जो हिस्सा है ये क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है, ये गले को फेरिंग्स कहा जाता है। थ्रोट को भी, थ्रोट जो है वो फेरिंग्स ही है हमारा, ठीक। थ्रोट क्या है, फेरिंग्स है। उसके बाद है लैरिंग्स, जस्ट इसी के नीचे लगा हुआ, ये है लैरिंग्स मींस स्वर यंत्र, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा है नीचे से। ये कुछ नहीं, बस सीधा सीधा आप देखो, जो आपका जहां से अंदर से पीछे से देखेंगे, जहां से नोज का एंड हो रहा है वहां से फेरिंग्स, अगर नोज को हम अंदर से देखें तो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये फेरिंग्स, ये वाला स्थान है, ये सब फेरिंग्स में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो थ्रोट वाला स्थान दिख रहा है, ठीक, जो गले का स्थान है वो फेरिंग्स में आ रहा है। इसी में लगा हुआ दूसरा पार्ट है हमारा लैरिंग्स, स्वर यंत्र, जिसके कारण हम लोगों की आवाज सही सुनाई देती है और जब कफ बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है तो आवाज खराब सुनाई देती है, ठीक है। या कभी हम लोगों ने कुछ ठंडा गर्म ले लिया, उस समय भी हमारी आवाज का जो साउंड है वो बिगड़ जाता है। इसके बाद तो फर्स्ट नोज, सेकंड फेरिंग्स, थ्रोट, गला, थर्ड लैरिंग्स, स्वर यंत्र, ठीक है। फोर्थ है ट्रैकिया, फोर्थ नंबर पे ट्रैकिया। ट्रैकिया को दूसरे वर्ड में बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। विंड पाइप क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली बंद होती है, ठीक। जब भोजन करते हैं तो जो हम ब्रेथ लेते हैं वो रुकता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन अंदर नहीं जाएगा। एक समय पर एक ही काम होगा। भोजन जब भी जो भी बाइट लिए वो अगर अंदर इनटेक करनी है तो स्वरीय जो हमारा विंड पाइप है वो क्लोज हो जाएगा, और जब हम श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग इनटेक करते हैं तो विंड पाइप ओपन हो जाएगा। मतलब भोजन और श्वास लेने के बीच में एक ही प्रोसेस होगी, दो एक साथ नहीं होती। जब भी दो प्रोसेस एक साथ होती हैं तो हमें खांसी आ जाती है और हमारा खाना बाहर आ जाता है। कई बार देखा है जब हम लोग बात करते हुए भोजन करते हैं तो इतनी तेज खांसी आती है कि हम जो खा रहे होते हैं वो बाहर आ जाता है। वो कब होता है, जब भोजन करते समय हम बात करते हैं तो क्या होता है कि भोजन भी कर रहे हैं और बोलने में श्वास भी आ जा रही है, तो एक साथ दो काम करते हैं तो हमें गले में खाते समय समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है भोजन जब भी करें तो शांत बैठकर करें, ठीक। उसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि भोजन और श्वास की जो नली है वो एक है। इसके बाद इसी में आता है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, दो वो ट्यूब्स हैं जो हमारे ब्रोंकियोल्स की तरफ जा रहे हैं, लंग्स की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है, राइट भी है और लेफ्ट भी है, दोनों साइड जा रहे हैं। फिर ब्रोंकाई से हमारा क्या है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस है, फिर ब्रोंकियोल्स है, और छोटे छोटे हिस्से उसी के नीचे आ रहे हैं। उसके बाद लंग्स है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स लंग्स से जुड़ते हैं जो हमारे दो हैं। फिर लंग्स का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या है हमारा, अभी बताया डायफ्राम में। लंग्स का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो हमारा डायफ्राम है। तो अब देखेंगे इनका काम क्या है। सबसे पहले हम श्वास लेते हैं, फिर श्वास हमारे गले से होता हुआ, स्वर यंत्र से होता हुआ, विंड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है,
हमारे लंग्स तक, ठीक है। और जब लंग्स तक श्वास जाता है तो इसका मतलब कौन सी श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीशोषण कर रहे हैं। ऑक्सीशोषण मीन्स ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ऑक्सीशोषण का दूसरा मीनिंग होता है जब श्वास लेते समय, ऑक्सीजन इनटेक करते समय ऑक्सीशोषण तभी होता है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलती है। जब भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मर्ज होती है, ज्वाइन करती है, मिलती है, मिंगल होती है, तब क्या होगा, उसे ऑक्सीशोषण बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो हम बोलते हैं ना, जानते हैं तब भी नहीं तो हमने कई बार बताया कि श्वास लेते समय लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है, शुद्ध कैसे होता है, लंग्स का वर्क है ब्लड को प्यूरिफाई करना। और हार्ट का कार्य क्या है, प्यूरिफाई ब्लड को बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचा देना, सप्लाई कर देना। और जिस ब्लड को सप्लाई किया जाता है उसमें यदि वेस्ट मटेरियल है तो किडनी में छान देती है और उन्हें यूरिन के थ्रू पास आउट करा देती है, ठीक। तो लंग्स, जब हम लोग बोलते हैं कि लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करना है, इसका मतलब है जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस समय लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो ब्लड प्यूरिफाई कब हो रहा है, श्वास की सहायता से, ठीक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि लंग्स की, कि लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ये कब प्यूरिफाई होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की सहायता से हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीशोषण, ठीक है। फिर क्या दूसरी प्रोसेस इसी में क्या हो रही है कि जब हमने श्वास लिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हो बिल्कुल, सबको नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, सर से ऊपर दिख रहा है। मैं अभी दिख रहे हैं? नहीं, मैं आंखें नहीं दिख रही है, सिर्फ फोrehead दिख रही है। फिर सब लोग बताएंगे हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हमें तो हम सही दिख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल। मैम केवल फेस दिख रहा है, फेस पूरा दिख रहा है मैम। चलिए, बस फेस दिखना चाहिए मेरा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे लंग्स हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और जब ब्लड, जो प्यूरिफाई ब्लड है, या ये बोले कि ऑक्सीजन हमारा, जो गैस है, ये कहाँ चेंज होते हैं, कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, सॉरी। तो ऑक्सीजन कहाँ एक्सचेंज होता है हमारा, एल्वियोल्स में। लंग्स का लास्ट का हिस्सा जो डायफ्राम से लगा हुआ है उन्हें बोलते हैं एल्वेलाइज या एल्वियोल्स। ये एल्वियोल्स किस फॉर्म में है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ठीक, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस फॉर्म में है, ठीक है। तो जब अंगूर के गुच्छे के फॉर्म में ये होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इनमें, जैसे अंगूर के गुच्छे कैसे, जैसे गुब्बारे होते हैं तो कई गुब्बारे एक साथ कर दो, तो वैसे जैसे गुब्बारे में अगर हम कोई हवा भरते, एयर भरते हैं, फिल करते हैं, तो गुब्बारे क्या होते हैं, फूल जाते हैं। और जैसे ही एयर उनसे निकलती है, गुब्बारे फिर से उनकी एयर निकलने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो हमारे अंदर जो एल्वियोल्स हैं गुच्छे के फॉर्म में वो फूल जाते हैं, और जैसे ही हम श्वास बाहर करते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे अपनी बॉडी में? तो इसको ऐसे देखेंगे कि जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूल जाता है हमारा, ठीक, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? जो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया था हीमोग्लोबिन की सहायता से, उसके कारण पेट फूला। पेट फूलने का मतलब जो एल्वियोल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया है, ग्रस्त किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, तो हमारा पेट फूल गया। और जैसे ही हम श्वास को बाहर करते हैं वैसे ही फिर से हमारा पेट सिकुड़ जाता है, क्योंकि एल्वियोल्स से जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो किस रूप में निकली है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गैसेस का आदान प्रदान कहाँ होता है, या गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है? तो गैसेस एक्सचेंज हमारे एल्वियोल्स में होती है। दूसरा, श्वसन तंत्र का अंतिम हिस्सा कौन सा है? डायफ्राम है। श्वास को लंग्स तक कौन ले जाता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस, कुछ भी कह सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है या ऑक्सीकरण क्या है? तो जब श्वास या जब हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सहायता से ग्रहण करते हैं उसे ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। ठीक है, और जब हम श्वास लेते हैं और सही तरीके से ब्रोंकाई की सहायता से, ब्रोंक्यूल की सहायता से जब लंग्स में श्वास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है, तब क्या होता है? हमारे जो लंग्स से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अस्थमा, दमा, एलर्जी, स्वेलिंग, कफ का कलेक्ट हो जाना, या ये कह दें कि बहुत अधिक जो हमारा ये स्थान है चेस्ट वाला, इसमें पेन होना। ठीक है, ये सब किसके कारण है? जब श्वास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती। कई बार तो लंग्स में हमारे पानी भर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लंग्स की। ठीक है, लंग्स में पानी भी भर जाता है कई बार। तो ये सब कब होता है? जब हम जो श्वास ले रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड श्वसन नहीं है, या ऑक्सीकरण श्वसन नहीं होता है। जिस ऑक्सीजन में या जिस श्वसन में श्वास लेने में हीमोग्लोबिन की सहायता एक साथ या बराबर नहीं मिलती है, तब हमें श्वास से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं हमारे लिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीजनेटेड श्वसन या ऑक्सीकरण श्वसन क्या है? जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। लंग्स का बस एक ही सॉल्यूशन है लंग्स को हेल्दी रखने का, डीप ब्रीदिंग। जितना अच्छे से आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ये सब लंग्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाता है? दोनों नोस्ट्रिल में सोते समय ऑयल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ठीक, वो भी हमारे लंग्स को क्या करते हैं? लंग्स के अंदर एक मॉइस्चराइज क्रिएट कर देते हैं, चिकनाहट आ जाती है, चिकनापन आ जाता है, जिसके कारण वहां पर कफ नहीं जमा होता है, कफ मेल्ट करके निकल जाता है। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में एक क्या चीजें हैं, ये किसी चीज को जमा नहीं करता है, वो खिसका देता है नीचे की, शिफ्ट कर देता है नीचे। तो जब हम सही से डेली 4-4 बूंद अगर हमने सोते समय मस्टर्ड ऑयल की अपने दोनों नाक में डालने की हैबिट बना ली, तो आप समझ लेना कि हमारा जो भी कफ है वो मेल्ट कर जाएगा। तो गहरा श्वास लेना है डेली। यदि केवल यही एकमात्र उपाय कर ले कि डेली नाक में तेल डालकर सोएं और प्राणायाम करें, बस only 2 are sufficient to cure your lungs। ठीक है, लंग्स कैपेसिटी। बोलेंगे शिवम, कुछ पूछ रहे? मैडम ये पूछना था, आपने बताया ठीक है मस्टर्ड ऑयल डालने का, जिसकी नाक की पाइनी मतलब आधी बेंड हो नाक में, उसको हरदम सर्दी रहती, तो उसमें क्या करना चाहिए?
सर्दी रहती तो आप करेंगे, सर्दी क्यों होती? सर्दी तो सब आपके साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो आप ये जो ऑयल डालेंगे तो देखेंगे उसको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये सर्दी रहती है, उसमें कहीं नुकसान नहीं होता। केवल ये ध्यान रखा जाता है जब गर्मी का जिनको ऑलरेडी ठंड के बार बार हो रही है, ठंड के कारण कोल्ड कफ हो रहा है, तब तो आप इसका उपयोग करेंगे। बस ये कहा जाता है जब एकदम स्वस्थ हैं तो भी और नहीं है तो भी, अगर 2 से 4 बूंद डेली ऑयल डालते हैं, इस सब के लिए ठीक है, वहां किसी के लिए नहीं मेरे वो क्या है कि नाक की स्पाइन बेंड है, थोड़ी बेंड है, एक नोज पूरा खुला है, एक नोज थोड़ा पैक है, मतलब सर्दी तो हर समय रहती है। और इसके लिए तो शिवम जब एक अगर पूरा बेंड है तो इसका मतलब है कि एक तरफ पहले तो ये चेक कर लो कि बोन तो नहीं बढ़ी हुई है। एक्सरे लिए वो उसका कुछ वो चेक कराया है कि नहीं कराया? नहीं अभी चेक नहीं करवाया, वो असल में मेरा ही थोड़ा बचपन में थोड़ा क्रैक हो गया था 12 साल की उम्र में, तो डॉक्टर ने बोला कि स्पाइन में थोड़ी क्रैक है, एक पर एक नस हड्डी चढ़ी हुई है, तो उसका एक्सरे करवाने के लिए मना कर रहे थे कि ऑपरेशन करवाना है तो 25 साल के बाद कराना। ये मेरे बचपन में हम जब खेलते थे तो सर का भाग लग गया था मेरे फ्रेंड का, तो उसमें मुझे शिवम सीधा सीधा से पहले प्राणायाम करो, ठीक है? केवल चेंज समय 20 मिनट्स प्राणायाम करो, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप करके तो देखो, आप लोग ने अभी तक प्राणायाम के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। हमको तो लगता है 20 मिनट्स आप प्राणायाम करिए, आपकी कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो जब स्पाइन के सेल रीजनरेट करने की क्षमता हमारे प्राणायाम में है, जो इम्पॉसिबल है किसी भी पैथी में, तो फिर ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले आप करके देखिए इसको 20 मिनट्स प्राणायाम, और डेली जो मस्टर्ड ऑयल इसलिए डालें क्योंकि सर्दी का प्रेशर ना है। इतना करिए फिर बताइए। मस्टर्ड में कौन सा डालना चाहिए मैडम? सरसों, इसमें सरसों का तेल और बादाम रोगन 2 डाल सकते हैं, और गाय का घी, 3 चीजें। सरसों का तेल, गाय का घी, देशी गाय का घी हो, या फिर बादाम रोगन आता है, ऑयल होता है बादाम रोगन, ठीक है? तीनों में से कुछ भी डाल। मैडम बादाम रोगन जो आता है उसको गर्म करना चाहिए, ऐसे ही डालना चाहिए? ऐसे बादाम रोगन खुद ही गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उसे ऐसे डालेंगे, ठीक है? उसे ऐसे ही डालें। अब सुष्मिता जी कुछ पूछ रहे थे, आपकी बात समझ नहीं पाया। आंसर मिल गया मैम, अभी आप दे दिए तो है। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल के साथ क्या और कर सकते हैं? चलो बोलेंगे। अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे हेमंत जी। परिसंचरण तंत्र हृदय एवं इसके कार्य प्रतिहारी परिसंचरण। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा केशिकाओं द्वारा वितरित होता है। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघटन, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसी से सम्मिलित करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण
तंत्र होता है। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, शिराओं एवं केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता। अकशेरुकों के परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र हैं। बहुत से तुच्छ प्रिमिटिव एनिमल में परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं, किंतु सभी प्राणियों का लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। वाहिका तंत्र हृदय, धमनियों तथा शिराओं के समूह का नाम है। धमनियों और शिराओं के बीच केशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र का भाग है। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा केशिकाओं द्वारा वितरित होता है। केशिकाओं के रुधिर से पोषण और ऑक्सीजन ऊतकों में चले जाते हैं, और इस पोषण और ऑक्सीजन से विहीन रुधिर को वे शिरा में लौटाकर हृदय में लाती हैं, जो उसको फुसफुस में ऑक्सीजन लेने के लिए भेज देता है। आंत्र से अवशोषित होकर पोषक अवयव भी इस रुधिर में मिल जाते हैं, और फिर से इस रुधिर को अंगों में ऑक्सीजन तथा पोषण पहुंचाने के लिए धमनियों द्वारा भेज दिया जाता है। मनुष्य के हृदय का सामने से दृश्य। हृदय हार्ड पेशी ऊतक से निर्मित 4 कोष्ठों वाला खोखला अंग वक्ष के भीतर ऊपरी दूसरी परसुका और नीचे की और छठी परसुका के बीच में बाईं ओर स्थित है। इसके दोनों ओर दाहिने और बाएं फुसफुस है। इसका आकार कुछ त्रिकोण के समान है, जिसका चौड़ा आधार ऊपर और विस्तृत निम्न धारा लोअर बॉर्डर नीचे की ओर स्थित है। इन पर एक दोहरा कला निर्मित आवरण चढ़ा हुआ है, जिसका हृदयावरण पेरिकार्डियम कहते हैं। इसकी दोनों परत के बीच में थोड़ा स्निग्ध द्रव्य भरा रहता है। हृदय भीतर से 4 कोष्ठों में विभक्त है। 2 कोष्ठ दाहिनी और 2 बाईं ओर हैं। दाहिनी और बाईं ओर के कोष्ठ के बीच में एक विभाजक पट्ट सेप्टम है, जो दोनों ओर से रुधिर को मिलने नहीं देता। प्रत्येक ओर एक कोष्ठ ऊपर है, जो अलिन आर्ट्रिकल कहलाता है, और नीचे का कोष्ठ निलय वर्टिकल कहा जाता है। दाहिने निलय में ऊर्ध्व और अधो महाशिराओं सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कवा के 2 छिद्र हैं। इनके द्वारा रुधिर लौटकर हृदय में आता है। एक बड़ा छिद्र अलिन और निलय के बीच में है, जिस पर कपाटिका लगी हुई है। हृदय के संकुचन के समय अलिन के संकुचित होने पर कपाटिकाएं निलय की ओर खुल जाती है, जिससे रुधिर निलय में चला जाता है। दाहिने निलय में फुसफुसी धमनी पल्मोनरी आर्टरी का भी छिद्र है। निलय के संकुचित होने पर रुधिर फुसफुसी धमनी में होता हुआ फुसफुसों में चला जाता है। इसी प्रकार बाईं ओर भी ऊपर अलिंद है और नीचे निलय। बाएं निलय में 4 फुसफुसी शिराओं के छिद्र हैं, जिनके द्वारा फुसफुसों में शुद्ध हुआ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर लौटकर आता है, और अलिंद के संकुचन करने पर वह निलय और अलिंद के बीच के छिद्र द्वारा निलय में चला जाता है। बाईं ओर के इस छिद्र पर भी कपाटिका लगी हुई है। बाएं निलय में महाधमनी ऑर्ट्रा का छिद्र
है जिसमें रुधिर निकलकर महाधमनी में चला जाता है और उसकी अनेक शाखाओं द्वारा सारे शरीर में संचार करके शिराओं द्वारा लौटकर फिर हृदय के दाहिना अलीन में लौट आता है। हृदय के संकुचन और फैलाव के द्वारा रुधिर पर परिवहन के लिए दबाव बनाया जाता है जिसे हम हृदय के धड़कन द्वारा महसूस करते हैं। इसे ही हृदय स्पंद कहते हैं। सामान्य अवस्था में यह 72 बार प्रति मिनट वयस्क मनुष्य में होता है। हृदय की कपाटिकाएं स्पंदित करें। हृदय की कपाटिकाएं खुलते और बंद होते हुए ये बड़े महत्व की। ठीक है, अब इसको पहले कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले चीज, हृदय क्या है? हमारी सभी की मुट्ठी के आकार का है। ठीक, बंद जो मुट्ठी है, अंगूठा अंदर करिए, मुट्ठी बंद करिए। ठीक, इस आकार पे क्या है? हृदय है। दूसरा, जब हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं तो ये हमारे हार्ट की, किडनी की, लंग्स की और एड्रिनल ग्लैंड्स की इतनी मसाज होती है, टाइट मुट्ठी। ठीक, ये केवल इसीलिए नहीं है, इसमें ये हार्ट की मसाज भी है ऐसी मुट्ठी को बंद करने में। दूसरा क्या है कि जो हार्ट है हमारा, वो कहाँ स्थित है? हमारे दोनों लंग्स के बीच में, और लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, डाउन मोड में। ठीक, यही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र या इम्यून सिस्टम भी है यहीं पर। थर्ड नंबर पे क्या है? हृदय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हृदय में 4 चैम्बर हैं। राइट साइड 2 चैम्बर है, ऑट्रियम और वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड भी ऑट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सप्लाई करना, प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना, और जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको दोबारा से लंग्स के पास भेज देना। क्योंकि लंग्स क्या कर रहा है? लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है और प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई करता है और इम्प्यूरिफाइड ब्लड, शुद्ध रक्त को हार्ट पूरे बॉडी में पहुंच जाता है और अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास शुद्ध होने के लिए भेज देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो हार्ट की वर्किंग प्रोसेस है और किसके थ्रू हो रही? लंग्स के थ्रू हो रही है, वो हम लोगों ने अभी देखा। फिर इसी में देखते हैं जो हमारा हार्ट का राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है। इसमें 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर का मीन समझ लो जैसे रूम है। तो जो राइट साइड में क्या है? हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है। इम्प्यूरिफाइड ब्लड मीन्स अशुद्ध रक्त हमारे राइट साइड में। तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड होता है, वो कहाँ आता है? राइट साइड के ऑट्रियम में आता है। ठीक, फिर ऑट्रियम एक जगह है। फिर ऑट्रियम से कहाँ आता है? ऑट्रियम की हिंदी अभी जस्ट याद नहीं आ रही, वेंट्रिकल की तो निलय है। ठीक है, तो ऑट्रियम में आता है। फिर दूसरा वाला जो चैम्बर है, दूसरा रूम है राइट साइड ही, उसके बाद दूसरे वाले रूम में जाता है जिसका नाम है वेंट्रिकल। तो जब वो वेंट्रिकल की तरफ जाता है तो ऑट्रियम वाले रूम का दरवाजा बंद हो जाएगा, मतलब अशुद्ध रक्त वापस नहीं हो सकता है, आगे ही बढ़ेगा। तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड पहले ऑट्रियम के फर्स्ट चैम्बर पे, जो हमारा हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 साइड है, लेफ्ट और राइट। राइट साइड में भी 2 चैम्बर है, लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर है। तो जो हमारा राइट साइड का चैम्बर है वहां पर इम्प्यूरिफाइड ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, अशुद्ध ब्लड। तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड पहले ऑट्रियम में जाएगा राइट साइड, फिर ऑट्रियम के बाद वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? यही ब्लड कहां पहुंचेगा? लेफ्ट साइड हमारे ऑट्रियम में, जो लंग्स की तरफ है। वहां पर किसके लिए जाएगा? शुद्ध होने के लिए। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन इंटेक किया, ब्लड हमारा प्यूरिफाइड हो गया, शुद्ध हो गया। कहां पर? लेफ्ट साइड के ऑट्रियम में, 3rd नंबर के चैम्बर में। उसके बाद जो शुद्ध रक्त है, प्यूरिफाइड ब्लड है, वो लेफ्ट चैम्बर के
जो लेफ्ट साइड में हमारे दो चैम्बर है, तो फर्स्ट चैम्बर में प्यूरिफाइड हुआ, फिर सेकंड चैम्बर में क्या होगा, प्यूरिफाइड ब्लड को भेज दिया जाएगा, किसके लिए, पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। तो जो पूरी बॉडी में सप्लाई करने का जो अंतिम स्थान है उसका नाम है अरोटा, अरोटा महाधमनी। ठीक है, अरोटा को महाधमनी कहा जाता है। अरोटा के थ्रू ही हमारा ब्लड जो है हार्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो अरोटा क्या है, हार्ट से रिलेटेड एक महाधमनी आर्टरीज है जिससे पूरा ब्लड सप्लाई हो जाता है। दूसरा, हार्ट हमारा 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, धड़कता है। ठीक, और हमारा शरीर में जो ब्लड की प्रोसेसिंग है 0.8 सेकेंड में एक बार ब्लड सप्लाई हो जाता है। 0.8 सेकेंड में हमारा ब्लड सप्लाई हो जाता है। ये सेकेंड्स कैसे जोड़े जा रहे हैं, जो हमारे श्वास लेने का रिदम है। तो जितने सेकेंड हम श्वास लेते और छोड़ने का प्रोसेस है उतने में ही हमारा ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, और अशुद्ध ब्लड जो है या इम्प्यूरिफाइड ब्लड है ऑक्सीजन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो गैसेस बाहर होगी और ब्लड हमारा प्यूरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों की बात समझ में आई है, वो हैंड रेज करो। जितने लोगों की बात समझ में आई है, कहीं से भी एक पॉइंट में भी ना आई हो तो फिर नहीं करना। ठीक, तो फिर नहीं करना। मैम ऑर्गन से ही नेट में है ब्लड के, तो वही तो कवर करने पड़ेंगे। ऑर्गन ही नए हैं सब एकदम तो उनको कवर करना होता है। एक बार कोई बात नहीं, इसमें कोई आपकी गलती नहीं। पता है क्या है, आप लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी नहीं है, तो इसलिए सडन हम कुछ सुनते समझते, तभी तो हमने कहा कि हो सकता है ऐसे। कल आप इसको आगे एक बार केवल सिंपल वर्ड्स में बताएंगे, इतना टफ में नहीं ले जाएंगे। ठीक, इसके सिंपल वर्ड्स क्या है मैम? 10th में कभी पढ़े थे, अभी सुन रहे हैं, लेकिन ड्राइंग देखने से थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा शायद। अब आप इसको नहीं करेंगे, बस सिंपल सा एक फंडा यूज करेंगे। हार्ट हमारी मुट्ठी के शेप का है, हार्ट हमारे चेस्ट के बीचों बीच है, दोनों लंग्स के बीचों बीच है। लेफ्ट साइड थोड़ा सा बेंड है, झुका हुआ है। हार्ट की जो बीट है 72 टाइम्स है, 1 पर मिनट। हार्ट ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, प्यूरिफाइड ब्लड को। प्यूरिफाइड ब्लड लंग्स की हेल्प से होता है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखें। मैम आज का वीडियो डलवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं। और आपको कहीं कुछ लगे इसके, और हमें अगर अपना हार्ट अच्छा रखना है तो खाने में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अगर 2 बादाम डेली भिगो कर खाते हैं तो हमारा हार्ट ठीक है। और हार्ट के लिए आयुर्वेद में एक औषधि है जिसका नाम है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल से बेस्ट हार्ट की कोई टॉनिक नहीं है। ठीक है, अर्जुन छाल क्या है, बेस्ट टॉनिक है हमारे। तो बस इतना ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि जो भी हम, या तो हम प्राणायाम करें या वो आसन करें जिससे हमारे चेस्ट एक्सपेंड हो, फैलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे पूरे कंधे ऊपर से खुलते हो या पीछे झुकने वाले, जैसे भुजंग आसन, हस्तोत्थान आसन, इस तरह के आसन करें जिससे चेस्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक। प्राणायाम के माध्यम से भी, आसन के माध्यम से भी और डाइट के माध्यम से भी हम अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। लास्ट, हार्ट को ठीक रखने के लिए फॉरवर्ड और फॉरगिव, फॉरवर्ड और फॉरगिव 2 सिद्धांत याद रखें। भूलो और क्षमा करो। यदि हमें भूलने की और क्षमा करने की, फॉरगिव करने की हैबिट है तो हमारा हार्ट हमेशा ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक, चलो सब बैठते हैं शांति पाठ के लिए। जो एक 0.1 सेकेंड और मिनट में जो ब्लड सप्लाई होता है बॉडी में 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड में एक बार ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए
सब लोग बैठेंगे आंखें बंद करके शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टर्षु शान्तिर्भवतु। Now let you palm. Touch your eyes. Then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ।